आज बात करते हैं मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता ही आता रहता है हर बार। तो इसका क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे काव्य संबंधित मैथ्यू आर्नल्ड की मान्यताओं का परिचय देते हुए उनके अवदान पर प्रकाश डालिए, या हो सकता है कि कविता ये पूछा जाए कि कविता जीवन की आलोचना है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में जब लिखेंगे तो सबसे पहले तो यही सबको पता ही होगा कि आधुनिक अंग्रेजी के ये बहुत बड़े आलोचक और प्रवर्तक रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक अंग्रेजी आलोचक के प्रवर्तक मैथ्यू आर्नल्ड के साहित्यिक जीवन का आरंभ काव्य रचना से हुआ। तथापि स्वभाव और कर्म दोनों से वह पहले आलोचक थे, बाद में कवि। उनका मत था कि साहित्य और उसकी समस्याएं जीवन की समस्याओं से अविच्छिन्न है, अतः साहित्य का मूल्यांकन जीवन के संदर्भ में होना चाहिए और जीवन से असंबद्ध साहित्य और सौंदर्य की मीमांसा निराधार होती है। यही कारण है कि उन्होंने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा है। आर्नल्ड लोक कल्याण को अत्यधिक महत्व देते थे। उनकी दृष्टि में काव्य का प्रयोजन आनंद के साथ मानव जीवन की पूर्णता का ज्ञान कराना, मानव का आत्मविकास और नैतिक उन्नयन करना है। उनके इस प्रकार की दृष्टि का कारण उनके युग की परिस्थितियाँ थीं। एक ओर विज्ञान की प्रगति से उत्पन्न वैभव और दूसरी ओर गरीबी, हिंसा और सामाजिक सुरक्षा का अभाव था। उनके इस प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि हाफ सेंचुरी आर्नल्ड पोजीशन इन दिस सेंचुरी वाज comparable with half of venerable Greek in respect of wide influence he exercised, the mark he impressed upon criticism and the blind faith with which he was trusted by his votaries. आर्नल्ड का मत है कि उत्तम साहित्य की रचना के लिए आवश्यक है कवि का महान विषय का चुनाव, कि कवि जो है वो महान विषय का चुनाव करे और उसे उपयुक्त शैली में प्रस्तुत करे ताकि वह आनंद प्रदान कर सके। उसका यह आनंद संपूर्ण रचना के विविध अंगों के अंगिकीय अनुवृत्ति से उत्पन्न होना चाहिए। आर्नल्ड की दृष्टि में सारा महत्व कार्य का, उसके चयन का और निर्माण का है। सब कुछ विषय का निर्भर है। उपयुक्त का चयन कर लो, उसकी स्थितियों के मूल में निहित भावना से तादात्म्य स्थापित कर लो। यदि यह हो गया तो फिर सब अपने आप हो जाएगा। पर प्रश्न यह है कि सबसे उत्कृष्ट कार्य व्यापार कौन से होते हैं? इसका उत्तर देते हुए आर्नल्ड कहता है, निश्चय ही वे जो मानव के सहज संस्कारों को, स्थायी भावों और संवेदनाओं को अधिक आंदोलित करे, उन मूलवर्ती भावनाओं को आंदोलित करे जिसका मानस में स्थायी वास होता है और जो काल निरपेक्ष होती है। मानव को कैसे सुखी बनाया जाए, इससे महत्तर गंभीर और कोई भी समस्या नहीं है। वह सत्य काव्य में वस्तु सत्य, ट्रूथ ऑफ मैटर, वर्ण सत्य, कवि की ईमानदारी से उत्पन्न उच्च गंभीरता को अनिवार्य तत्व मानता है। लास्ट वर्ड्स में उत्कृष्ट शैली की परिभाषा देते हुए वह कहता है, यह शैली काव्य में तब आती है जब काव्यात्मक मनोवृत्ति वाला उच्च आदर्श व्यक्ति किसी गंभीर विषय का सरलता और स्वच्छता के साथ निरूपण करता है। आर्नल्ड के काव्य संबंधी विचारों का सार है, पहला, काव्य का लक्ष्य मनोरंजन मात्र या आनंद ही नहीं है, सांस्कृतिक उन्नयन है, पाठकों की रुचि का परिष्कार है। कविता आनंद भी प्रदान करे, परंतु उसका मुख्य कार्य है नैतिक उन्नयन करना। दूसरी बात, काव्य की विषय वस्तु महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तीसरी बात, रचना प्रक्रिया में संरचनात्मक अनुवृत्ति, अनुपात तथा सामंजस्य पर ध्यान देना चाहिए। चौथी बात, वर्णन में भव्य शैली का प्रयोग आवश्यक है। पांचवी बात यह है कि वस्तु और रूप, विषय, अभिव्यंजना का सामंजस्य होना चाहिए। छठी बात, शैली की उत्कृष्टता व कवि के कुछ अंशों तक ही सीमित न होकर संपूर्ण काव्य के विधान में होनी चाहिए। सातवीं, शैली सरल, स्वच्छ होने के साथ साथ भव्य भी होनी चाहिए। और आखिरी 8वां पॉइंट है कि कविता का भविष्य उज्जवल है, वह मानव जाति की सुरक्षा चट्टान है। हमारे जीवन में धर्म एवं दर्शन का स्थानपन्न कविता होगी।
अर्नाट का काव्य चिंतन उनके युग की ह्रासोन्मुख प्रवृत्तियों से प्रभावित था, अतः लगता है कि उनकी दृष्टि काव्य शास्त्रीय नहीं थी। वह कविता के शिक्षक और उपदेशक लगते हैं, कविता के आलोचक नहीं। फिर भी उनकी कुछ विचार जैसे विषय वस्तु और अभिव्यंजना एक रूप होने चाहिए तथा कविता की कसौटी उसके कुछ अंश नहीं संपूर्ण काव्य विधान होना चाहिए, आज भी मान्य है।